हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। ये दोस्तों आप भी सीटेट 2024 का एग्जाम इस बार जो कि आपका 7 जुलाई को प्रस्तावित है देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में आपको ये पता चलेगा कि अभी तक आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। ये दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं किया है तो तैयारी को दोस्तों शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। अगर देखा जाए तो अप्रैल, इसके बाद आपका दोस्तों मई, उसके बाद जून, अगर देखा जाए तो मात्र 3 महीने ही आपके पास सेफ हैं। इन 3 महीनों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। और दोस्तों आज की क्लास में आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के दोस्तों 30 प्रश्न में 30 प्रश्न कराएंगे इस क्लास में। और ये देखेंगे कि दोस्तों इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो। ये दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे यूजफुल कंटेंट्स हम आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगातार कराएंगे और ये देखेंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों ये जो हमने पेपर लिया है दोस्तों हिंदी का, ये प्रैक्टिस सेट है, एक सेट है, ये बहुत ही ईजी है। और इसमें दोस्तों आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, 31 नंबर का प्रश्न है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। हमसे पहले दोस्तों आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शन भी रीड करेंगे, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, पहला ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी वाला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी वाला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, डी वाला ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। दोस्तों जो निगेटिव आंसर्स होंगे उसको आपको पहले ही हटा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है किसी भी एक भाषा निपुणता में बाधक है, तो नेगेटिव है, पहले इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, जटिलताओं को बढ़ाता है, तो ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या, ये भी नहीं होगा। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लेंगे, ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पॉजिटिव आंसर देने का प्रयास करिए। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही कर पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 32 नंबर का प्रश्न है कि दृष्टि बाधित बच्चे मीन्स ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं को भाषा सिखाते समय, पहला ऑप्शन ए वाला उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, बी वाला ऑप्शन उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, सी वाला ऑप्शन कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, और डी वाला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सही से दोस्तों इसके ऑप्शंस को भी पढ़ना है, धैर्य रखना है, पेशेंस, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को अलग बैठा देना चाहिए दोस्तों, ये नहीं होगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, अगर ये देता कि शामिल करना चाहिए तो ये आंसर सही हो सकता था। यहाँ पे देखिए कम पाठों वाली, तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, इसका आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, मीन्स पीआरटी लेवल पे बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ए वाला ऑप्शन विदेशी साहित्य की रचनाएं, बी वाला ऑप्शन ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी वाला ऑप्शन जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, और डी वाला ऑप्शन केवल कहानियां अथवा कविताएं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यानी बच्चों में भाषिक क्षमता आकलन करना है, लैंग्वेज कैपेसिटी का असेसमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है।
ए वाला ऑप्शन बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। बी वाला ऑप्शन संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। सी वाला ऑप्शन संज्ञा को परिभाषित कीजिए और डी वाला ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा आपका, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ए वाला ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचनाएं अभ्यास, बी वाला ऑप्शन अपने अनुभवों का वर्णन, सी वाला ऑप्शन है बातचीत करना और डी वाला ऑप्शन है संवाद अदायगी। तो दोस्तों सीटेट के जो प्रश्न होंगे दोस्तों उनको बहुत ही सतर्कता से आपको पढ़ना है। अगर आपने जल्दबाजी किया दोस्तों तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। बाकी दोस्तों ये तीनों ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना, ये प्रभावी तरीके माने जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए वाला ऑप्शन विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, बी वाला ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना और इसके बाद आपका सी वाला ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास और डी वाला ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है तो बी वाला हो जाएगा, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि लैंग्वेज सीखना है बच्चे को तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? ए वाला ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियम क्या, बी वाला ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी वाला ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक और डी वाला ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण। यही भाषा सीखने के लिए बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? ए वाला ऑप्शन सीखने की क्षमता का आकलन, बी वाला ऑप्शन काव्य सौंदर्य को देंगे या सी वाला है निबंध लिखने की योग्यता या डी वाला है व्याकरणिक नियम। तो देखिए दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये रहा प्रश्न, एक बहुभाषिक मीन्स मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम की बात की गई है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम की बात की गई, सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी वाला ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी वाला ऑप्शन है कक्षा की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता और इसके बाद आपका डी वाला ऑप्शन है बच्चों को सिखाना की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि सबसे कम महत्व कौन है। बहुभाषिक कक्षा में यानी मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन से है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठों की संख्या। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि बहुभाषिकता मीन्स मल्टी लैंग्वेज की बात की गई है। ए वाला ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है
ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और डी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाषा, ए वाला ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है, बी वाला ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी वाला ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, डी वाला ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है विद्यालय में ही सीखी जाती है, नहीं होगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नहीं होगा। नियमों की जानकारी से ही यहाँ पे दिया गया है, ही दबाव यहाँ पे सेंटेंस वाक्य पे बन रहा है, ये नहीं होगा। नेगेटिव ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका कौन सा आंसर सही होगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले, इसका सही आंसर देखा जाए तो ए वाला हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं दोस्तों आपके सामने, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग दोस्तों फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, यहाँ पे देखिए व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को बताना है इसका क्या सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा, क्योंकि पैसेज से दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो 15 प्रश्न आपके पेडोलॉजी से पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न आपके पैसेज से, जिसमें 2 पैसेज आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला पैसेज यहाँ पे दिया गया है, आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 16 से लेकर के 21 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो कविता को हम लोग पढ़ते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, आगे भी दिया गया है यहाँ पे, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरी हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों, और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे भी है, पोएम की कुछ लाइन बची हुई है दोस्तों, इसको भी रीड कर लिया जाए। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। ये लाइन दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है, बहुत ही अच्छी पोएम है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इस पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया है कि हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग राइट आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से परिपूर्ण जीवन, खुशियों से भरा जीवन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैसेज का अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कविता के आधार पे ही आपको उत्तर देना है। कौन सी चीजें बाहर लेकर के आती हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त प्राकृतिक उपादान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है,
कवि यह संदेश देना चाहता है। कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है बी वाला, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं? 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों पहला ही हो जाएगा कि व्यक्ति और संसार, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि अनुपम से अभिप्राय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी आपका पैसेज से, हमने कहा ना 2 पैसेज पूछे जाएंगे। आपका जो है ये सेकंड वाला पैसेज है, यहाँ पे देखिए दिया है प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 30 तक इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पैसेज को भी हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह के वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह ऐसा था कि उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। यानी 3 बच्चों पर स्टडी की गई। आगे देखते हैं यहाँ पे, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। तीनों तरह के बच्चे से सवाल पूछे गए, क्वेश्चन। दोनों ही तरह के सवालों में उनकी स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनकी जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल स्टडी की गई है और इसमें 3 बच्चों के बारे में किया गया है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 बच्चों पे स्टडी किया गया और यह आपका पैसेज है और इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोगों को बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला प्रश्न इस पे पूछा गया है पैसेज पे कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी वाला, गणित से ही रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग ज्यादा किया, यानी मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर एक तरीके से देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा, जो दुकानदारी करते हैं। तो जो बच्चे दुकानदारी करते हैं उन्होंने मौखिक गणना का प्रयोग किया, ओरली। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है ए, बी, सी और डी। ए वाला ऑप्शन है बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बी वाला ऑप्शन है सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। और सी वाला ऑप्शन है बच्चों को गणित सीखना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। अगर देखा तो दोस्तों तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए वाला, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है 55 नंबर का। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है दोस्तों? जो दुकानदार बच्चे होते हैं हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर का, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, खराब अच्छा होता रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर का, कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, ए वाला ऑप्शन है सीमित कर सकता है, बी वाला ऑप्शन है बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, और सी वाला ऑप्शन है बनाने में मदद करता है और डी वाला ऑप्शन है संकुचित कर सकता है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि इक प्रत्यय का उदाहरण है, यानी किस शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सांस्कृतिक। देखिए बोलने में ही सांस्कृतिक इक, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 59 नंबर का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, मन गणित का अर्थ है। इस पैसेज के आधार पे मन गणित का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन ही मन हिसाब लगाना, उसे ही मन गणित कहा जाता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अध्ययन किया गया।